शुरू करते हैं धातु और अधातु का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जब प्रश्न आपका बनता है बोर्ड परीक्षा में, तो मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से एक प्रश्न बनता है कि धातु या धातु का कोई दे देगा प्रश्न और कह देगा कि इसके 4 भौतिक या 4 रासायनिक गुण लिखिए। भौतिक गुण हम समझ चुके, धातु की पहचान हम समझ चुके, अधातु की पहचान हम समझ चुके, तो हमारा बहुत जरूरी है कि हम रासायनिक गुण भी समझें। आइए चलते हैं, जब भी हम किसी के रासायनिक गुण की बात करेंगे तो उसके 4 गुण तो हमें याद ही करने होंगे और सबके सेम से याद करने हैं। अभी हम आगे केमिस्ट्री में बढ़ते रहेंगे तो सेम से ही गुण याद करने। देखो, एक तो उसका जलना हमें देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उसकी देखनी पड़ेगी, जल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, ये लगभग 4 गुण हमें याद करने होंगे, देखने होंगे, समझने होंगे। तो समझ लीजिए मैं धातु का बता रहा हूँ, कॉमन बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि धातु सबके साथ ही ऐसा रिएक्ट करेगी, मतलब सभी धातु ऐसा रिएक्ट करेंगे। चाहे मैं एग्जाम्पल Mg का ले लूं, चाहे मैं सोडियम का ले लूं, चाहे पोटेशियम का ले लूं, अगर आप चेंज भी करेंगे तो लगभग इसी तरह से गुण प्रदर्शन करती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि कुछ धातु इस तरह के गुण प्रदर्शन नहीं करेंगी, लेकिन कॉमन सी जो आपके सिलेबस में है लगभग इसी तरह के गुण प्रदर्शित करेंगी। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है। पुनः बता रहा हूं कि धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है और धातु कम अभिक्रियाशील होती है। इसलिए धातु की इतनी इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन नहीं है। आपकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है धातु की। देखिए किस तरह से, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम को हवा में नहीं रखा जाता, खुले में नहीं रखा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन सी ऐसे धातु है जो हवा में खुली नहीं रखी जाती, वो आपकी सोडियम है। क्योंकि सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती है, वो वायु के संपर्क में आते ही जलने लगती है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कई तरह से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम को क्यों मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसी कारण से रखा जाता है क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, वायु के संपर्क में आते ही जलने लगती है। अधातुओं में इस तरह गुण नहीं प्रदर्शित होते, अधातु थोड़ी कम क्रियाशील होती है। ठीक है, तो चलते हैं पहले इसकी प्रॉपर्टी पे। रासायनिक गुण आपके कहलाएंगे और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपको, तो बस आपको समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप समझेंगे बात को तो प्रश्न आप कर सकते हैं, क्या शॉर्ट में आए, क्या लॉन्ग में आए, क्या वेरी शॉर्ट में, किसी भी तरह से आए, क्या मल्टीपल चॉइस में, क्या आपका कंपटीशन में। तो आपका महत्वपूर्ण है कि आपको समझना। धातु आपको समझ में आ गई थी, अधातु आपको समझ में आ गई थी, तो आप समझिए कि धातु किस तरह से रासायनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बता दिया था कि आपके रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक यानी कि इस तरह से एक नया कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं दहन करने पे क्या होता है। दहन करने का मतलब क्या होता है, जलना का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। मैंने 2 जगह लिख दिया 2 पॉइंट, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आपसे। दहन ना पूछ के, जलना ना पूछ के पूछ सकता है कि ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है। तो आप समझ लीजिए जितनी भी धातु है, मोस्ट ऑफ धातु M+O, मेटल प्लस ऑक्सीजन धातु की ऑक्साइड बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। 2Mg+O2 2MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई अधिक से लॉजिक नहीं लेना, ज्यादा जोर दिमाग पर नहीं लगाना है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया सेम होगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जलना और ऑक्सीजन से अभिक्रिया लगभग आपकी एक ही है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वायु जलन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद 2 आपको याद हो गई कि M+O जलना ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन ऑक्साइड बनाएगा। तीसरे पे आते हैं जल्दी से हम, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जल से अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मोस्ट ऑफ रिएक्शन में जल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, M+H2O। ठीक है, क्या बन गया आपका MOH+H2। इस तरह से आपका बन जाएगा। देखिए कैल्शियम की रिएक्शन हुई, वाटर का COH2+H2 बन गया। फिर इसी तरह से हम आते हैं CM लगभग जल से विक्रिया जैसे करने से हाइड्रोजन गैस देता है, ऐसे ही अम्ल से विक्रिया करने पर भी धातुएं आपकी हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, अधातुओं के बारे में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो कम विक्रियाशील है, आपका सिलेबस में भी कम आता है, मोस्ट ऑफ कम पूछा जाता है, और बस इसलिए चलते हैं हम अगली ओर। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि धातुएं जो है वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधातुएं जो है कम क्रियाशील होती है। इसी के आसान करने के लिए एक श्रेणी केमिस्ट्री में दी गई है जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या है कि पहले नंबर पे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसी तरह से और सारे आपके
बने हुए हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो ये क्या है, जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले से ज्यादा सक्रिय होते हैं, और कोई यूज इसका श्रेणी का नहीं है। लेकिन मेन यूज क्या है आपका, कि सक्रियता श्रेणी है, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ज्यादा। जैसे हमने पढ़ा था पोटेशियम, सोडियम, सोडियम ज्यादा विक्रयशील है, पोटेशियम ज्यादा विक्रयशील है। सी इसके नीचे है तो इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो सी से ज्यादा विक्रयशील है। मोस्ट ऑफ आपको याद नहीं करें, लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कौन सा तत्व उसमें नीचे है और कौन सा तत्व ऊपर है। तो इससे आपको पता रहेगा कि कौन उससे ज्यादा विक्रियाशील है। कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है संचारण, बहुत ही इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से, सबसे इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब वायु की उपस्थिति में लोहा आ जाता है तो उस पर जंग लग जाती है, जिसे कहते हैं कि नमी के कारण जंग लग गई। तो उसके बाद लोहा खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी एक परत बन जाती है भूरी भूरी सी, भुरभुरी सी, वो फिर टूट के गिरने लगता है। चांदी बहुत समय तक रखी रहे, चांदी की पायल घरों में देखी होंगी आपने, वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये क्या, वायु की उपस्थिति में आके अभिक्रिया कर लेती है, जिससे एक परत बन जाती है और वो क्षय होना शुरू हो जाती है। संचारण का मतलब सीधा सीधा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको हिंदी सही होनी चाहिए। संचारण आपको क्षय की ओर ले जा रहा है, कि क्षय होना, ठीक है, धातु का क्षय होना। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का क्षय होना, धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो वो क्या होता है, आपका संचारण होता है। आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, संचारण मतलब क्षय होना, धातु का क्षय होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षय होना, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्षय होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा विक्रयशील होती है धातुएं। तो ये आप याद रखिएगा, इससे बचाव करे जाते हैं। प्रश्न पत्र में आपका जो क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि संचारण की परिभाषा बताइए, संचारण से बचने के उपाय बताइए, संचारण क्या होता है। तो संचारण से बचाव के आपने देखे होंगे कि हम घरों में पेंट करते हैं, लोहे के दरवाजों पर पेंट करते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारी बैकलाइट की परत आजकल आ गई है, कि किसी चीज पर दूसरी जो आपकी मेटल होती है उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है, स्टील है लेयर वाली होती है, लोहे के ऊपर मोस्टली चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिससे कि उसका क्षय ना हो, खराब ना हो, और ज्यादा समय तक लॉन्ग लास्टिंग चल सके। ग्रीस का उपयोग किया जाता है कल पुर्जों में, जिससे वो क्षय ना हो, क्षय से बचने के लिए। तो संचारण आप समझ गए होंगे आई थिंक, कि संचारण का मतलब होता है क्षय होना, वायु की उपस्थिति में आकर खुद ब खुद क्षय होती रहती है, उनसे बचने के उपाय आप देख लेंगे। पेंट करना, ग्रीस करना, लेयर चढ़ाना, इस तरह के आपके बहुत सारे उपाय करे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कि संचारण क्या है और संचारण से बचने के उपाय क्या है। बिल्कुल आप नोटिस कर लीजिएगा, रस्टिंग जो जंग होता है वो संचारण ही है, जो आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ देखा होगा। बहुत सारी मैंने बताया आपको, विज्ञान आपसे दूर नहीं है, आपके जीवन में रोज कहीं ना कहीं आपको विज्ञान देखने को मिलेगी। अब आते हैं खनिज। खनिज क्या है, खनिज जो है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पर आपको सोना पड़ा मिल जाए, कहीं को आपको लोहा पड़ा मिल जाए। खदानों से क्या होता है कि जो प्रकृति में जिस तरह के मिलते हैं क्या तत्व, किस रूप में मिलेंगे, खनिज के रूप में मिलेंगे। मतलब उसमें बहुत सारी अशुद्धियां और मिली होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको आपको सोना चाहिए तो आपने खोद लिया और सोना आपको मिल गया। आप खदान में गए और आपने निकाल लिया क्या, चांदी। चांदी आपको चाहिए, लोहा आपको चाहिए, ऐसे नहीं मिलता, खनिज के रूप में मिलता है। उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, हो सके 2 मिले हुए, 3 मिले हुए, चांदी के साथ सोना मिला हुआ हो, लोहे के साथ और बहुत सारी चीजें मिली हो, जस्ता मिला हुआ, कॉपर मिला हुआ, इस तरह से मिलता है। तो वो क्या होता है, वो खनिज होता है, जिस तरह से हमें प्रकृति में मुक्त रूप से मिलता है उसे बोलते हैं खनिज, ठीक है। और इसके बाद एक एस किससे रिलेट करता है, एस क्या है, कोई सा खनिज आपका ऐसा होगा, खनिज का एक रूप है, कोई सा खनिज आपका ऐसा होगा जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लोहा होगा, जैसे कि हेमाटाइट है, या आपका फेरस होगा, या आपका और कुछ भी ए टू जेड, सोना हो, चांदी हो, एजी हो, ए हो, तो ये भी आपके मिलते हैं, तो वो उसका एस कहलाता है। जैसे हेमेटाइट है, लोहे का एस है, ठीक है। मतलब किसी भी खनिज में अगर कोई भी तत्व एक विशेष मात्रा में, अधिक मात्रा में है, तो वो उसका एस कहलाएगा, उस तत्व का एस कहलाएगा, लोहे का एस हेमेटाइट, ठीक है। अब खनिज एस हमें तो चाहिए लोहा, खनिज हम जान गए, एस हम जान गए, तो क्या होता है कि फिल्टराइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो आपका बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है। तो उससे आपको फिल्टर करके आपको चाहिए सोना, तो आपके लिए सोना निकाल दिया जाता है, बाकी अशुद्धियां सब बह जाती है। खनिज में हो सके आपका चांदी भी हो उसके साथ, तो वो चांदी अलग कर दिया, सोना अलग कर दिया। उसके बाद कुछ अशुद्धि होती है जो किसी काम की नहीं होती है, उसी अशुद्धि को हम कहते हैं गैंग कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं सक्रियता श्रेणी आपके क्या है। सक्रियता श्रेणी एक क्रम है जो ऊपर
जो तत्व आपका मौजूद होगा श्रेणी में वो ज्यादा विक्रियाशील होगा, उसके नीचे वाला तत्व उससे कम, उससे नीचे वाला उसके कम। संचारण क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब धातु अपना क्षय स्वयं करने लगती है, स्वयं होने लगती है, तो उसे संचारण कहते हैं। संचारण के उपाय क्या है आपके? पेंट करना और लेयर चढ़ाना, इस तरह से। और खनिज प्रकृति में जिस जिस रूप में हमें क्या है, क्या मिलता है, कोई भी तत्व मिलता है वो खनिज होता है। किसी खनिज में किसी भी एक तत्व की बहुत अधिक मात्रा है, मान लिया 60%, 80%, 90% अगर लोहा है तो वो लोहे का एस कहलाएगा। कैल्शियम है तो कैल्शियम का एस कहलाएगा। इस तरह से आप समझिए कि एस वो होगा खनिज। और गैंग क्या है? जब इसको फिल्टर करके कंपनी में फिल्टर करके करा जाता है तो जो हमारे तत्व होते हैं उनको पर्टिकुलर अलग अलग कर लिया जाता है। लोहा अलग कर लिया, चांदी अलग कर लिया, सोना अलग कर लिया। उसके बाद जो अशुद्धियां बचती जो हमारे किसी काम की नहीं होती उसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इसमें, मिश्र धातु आजकल मिश्र धातु ये क्रेज चल रहा है, इसका क्रेज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, समय चल रहा है। आपने देखा होगा कि पहले मोटरसाइकिल में या साइकिल में स्पोक वाले टायर आया करते थे, वो लोहे के हुआ करते थे, उस पे स्पोक होते थे लोहे के, उस पे लेयर चढ़ी होती थी संक्षारण से बचाने के लिए। हम अपने अगर दैनिक लाइफ में देखेंगे तो बहुत ज्यादा साइंस यूज होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक साइंस ही साइंस है लाइफ में। बिना साइंस के अब जीवन अधूरा लगता है। तो आप बिल्कुल समझे कि आपको साइंस से प्यार हो जाना चाहिए और साइंस को समझना आना चाहिए। लिखना जो है वो तो आपको पीडीएफ में नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर। लेकिन आप समझ लें, यहाँ पर क्लास में उसको समझ लें। अगर आप समझ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, आप पेपर में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, दो मेटल्स मिला दिए एक साथ या एक नॉन मेटल मिला दी मेटल के साथ, तो वो मिश्र धातु आपकी बना दी गई। उससे क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है एक ही धातु में, तो उससे वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। कुछ प्रॉपर्टी उसकी एक धातु की, कुछ प्रॉपर्टी दूसरी धातु की, यानी मेटल प्लस मेटल आपका मिश्र धातु हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो नोट्स हैं आप वो टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर अवेलेबल हैं। आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट्स भी ले लीजिएगा वहां से। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।